हेलो बच्चों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमें 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है और उन तीनों ही डेफिनेशंस में से जो पहली डेफिनेशन है उसका नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसलिए शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं आईई या आईपी। क्या होता है आयनन ऊर्जा? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम आयन हो, लिथियम आयन हो या कोई भी आयन हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो एक इलेक्ट्रॉन उसकी आद्यावस्था या प्रथम कोश में रहना पसंद करता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले कोश में रहना पसंद करता है। अगर वो पहले कोश वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके अनंत पर चला जाए तो ऊर्जा जो अवशोषित होगी उसे ही हम उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि हमें इलेक्ट्रॉन को यदि पहले कोश से अनंत पर भेजना है तो जो ऊर्जा उसे देना होगा वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। चलिए, जो डेफिनेशन सामने लिखी हुई है इसे एक बार रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन को आद्यावस्था या मूल अवस्था से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को उसकी आद्य अवस्था या मूल अवस्था से पृथक करना है। मूल अवस्था का मतलब या आद्यावस्था का मतलब हम जानते हैं कि पहले कोश से पृथक करना है, मतलब कहां भेजना है? अनंत तक भेजना है। बच्चों, अनंत का मतलब क्या होता है? परमाणु की सतह तक भेजना है। तो जो ऊर्जा वो अवशोषित करेगा उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ऊर्जा हम कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई सिंपल है कि अगर इलेक्ट्रॉन को पहले कोश से अनंत तक भेजना है तो क्या ये ऊर्जा का अंतराल हम निकाल सकते हैं? अरे बहुत इजी है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पहले कोश से अनंत तक भेजना है तो जो ऊर्जा का अंतराल होगा वो क्या होगा? ई हायर माइनस ई लोअर। कोई भी एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, करना क्या है? आई ई बराबर ई अनंत माइनस ई वन। हम जानते हैं कि अनंत पर ऊर्जा का मान होता है 0। प्रथम कोश में ऊर्जा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन एन का मान यदि 1 है तो क्या बनेगा? -13.6 जेड स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आयनन ऊर्जा बराबर क्या बचेगा? 13.6 गुणा जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यदि कोई भी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति है उसके लिए जस्ट हमें जड़ का मान रखना है। अगर जड़ का मान रख दोगे तो उसकी क्या मिल जाएगी? हमें आयनन ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे आपको याद हो तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हमने डायग्राम बनाया था तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक से अनंत का जो गैप आया था वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। अगर आप इसमें जड़ का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये जो पूरा मान है जो मैंने अभी सर्कल किया है, क्या सर्कल किया है? 13.6 गुणा जेड स्क्वायर। क्या इसकी जगह में आयनन ऊर्जा रख सकता हूं? रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 13.6 गुणा जेड स्क्वायर बराबर क्या है? आयनन ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आयनन ऊर्जा बटे एन स्क्वायर, और इसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? सबसे पहले आपको याद करना है कि भाई आयनन ऊर्जा बराबर 13.6 गुणा जेड स्क्वायर। हमने जब 13.6 गुणा जेड स्क्वायर को इस फॉर्मूला में रखा तो कुल ऊर्जा बराबर क्या आ गया? -IE अपॉन एन स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें परमाणु क्रमांक दिया जाता है, परमाणु क्रमांक दिया जाता है तो हम उससे ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें परमाणु क्रमांक ना दे करके हमें आयनन ऊर्जा दिया जाएगा, और आयनन ऊर्जा से अगर हमें ऊर्जा निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। बच्चों, कुल ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्मूला आपके पास हैं। कुल ऊर्जा के एक फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और ऐड हुआ है आपके, वो क्या है? कुल ऊर्जा बराबर -IE अपॉन एन स्क्वायर, और इसको आप तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में आपको परमाणु क्रमांक के बजाय आयनन ऊर्जा दिया हो। कैसे? ये तो हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहली डेफिनेशन शायद आपको समझ में आई होगी। हमें इलेक्ट्रॉन को पहले कोश से अनंत तक लेके जाना है तो जो ऊर्जा अवशोषित होगी वह आयनन ऊर्जा कहलाएगी। फॉर्मूला 13.6 गुणा जेड स्क्वायर।
चलिए सेकंड डेफिनेशन पर चलते हैं, उसका नाम है पृथक्करण ऊर्जा। पृथक्करण ऊर्जा इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, इस बार भी हमें इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, मतलब पृथक करना है। पृथक्करण ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथक्करण ऊर्जा कहलाएगी। वापस सुन लेना, इलेक्ट्रॉन को हमें सेपरेट करना है, मतलब पृथक करना है। पृथक करने का मतलब अनंत तक भेजना है, लेकिन कहां से? अनंत तक तो हम पहले भी भेज चुके हैं। यदि हमने इलेक्ट्रॉन को आद्य अवस्था से अनंत तक भेजा था, उसको तो हमने बोल दिया था आयनन ऊर्जा। इस बार हमें इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक भेजना है, तो उसे हम बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन को हमें दूसरे कोश से, तीसरे कोश से, चौथे कोश से, पांचवें कोश से या किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक भेजना है, तो जो ऊर्जा अवशोषित होगी उसे ही हम बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा। चलिए डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, यानी कि हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोश से, तीसरे कोश से, चौथे कोश से, कहीं से भी कहां तक भेजना है, अनंत तक, आवश्यक ऊर्जा पृथक्करण ऊर्जा कहलाएगी। जैसा डायग्राम में भी बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन को चाहे दूसरे से अनंत तक भेज दें, तीसरे से अनंत तक भेज दें, चौथे से अनंत तक भेज दें, कहीं से भी अनंत तक भेज दें, लेकिन पहले कोश से नहीं भेजना, तो जो ऊर्जा कहलाएगी पृथक्करण की ऊर्जा कहलाएगी। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे नाम रखे गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश से अनंत तक जाए तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, मतलब प्रथम पृथक्करण की ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश से जाए उसे हम बोलते हैं सेकंड सेपरेशन एनर्जी, मतलब द्वितीय पृथक्करण की ऊर्जा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन चौथे कोश से अनंत तक जाए उसे आप क्या बोलेंगे? तृतीय पृथक्करण की ऊर्जा। क्लियर है? यदि हमें प्रथम पृथक्करण की ऊर्जा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 2 से अनंत तक जाएगा, और 2 से अनंत तक जाएगा तो ऊर्जा का गैप कैसे निकालेंगे? ई हायर माइनस ई लोअर, मतलब ई अनंत माइनस E2। अगर हमें द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 से अनंत तक, मतलब क्या आएगा? ई अनंत माइनस E3। क्लियर है? मतलब इसमें भी हमने 2 नाम और रख दिए। अगर आप यहां पर तृतीय पृथक्करण की ऊर्जा निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? ई इंफिनिटी माइनस E4 एंड सो ऑन, ही चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन ही है जो हमें यहां पर समझना है और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद ई हायर माइनस ई लोअर लगाना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहां पर उत्तेजन ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। नाम से ही क्लियर है, इस बार इलेक्ट्रॉन को पृथक नहीं करना। पृथक तो हम कर चुके हैं, एक से भी भेज चुके हैं, मतलब आद्य अवस्था से भी भेज चुके हैं, और किसी उत्तेजित अवस्था से भी इलेक्ट्रॉन को हम पृथक कर चुके हैं। पृथक जितना था करना था कर चुके हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन को केवल उत्तेजित करना है, मतलब बाहर नहीं भेजना। लेकिन कहां से उत्तेजित करना है? इलेक्ट्रॉन को यदि हम आद्य अवस्था से उत्तेजित कर दें तो जो ऊर्जा अवशोषित होगी उसे हम बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें आद्य अवस्था से उत्तेजित करना है, आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी उत्तेजन ऊर्जा। अंडरस्टूड है बच्चों ये वाली बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस बार हमें प्रथम कोश से कहां तक भेजना है? दूसरे कोश से, तीसरे कोश तक, चौथे कोश तक, पांचवें कोश तक एंड सो ऑन, लेकिन कहां तक नहीं भेजना है? अनंत तक नहीं भेजना। तो जो ऊर्जा अवशोषित होगी उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन को हम पहले कोश से दूसरे तक भेज देंगे तो इसे हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को पहले से तीसरे तक भेज दें तो इसे हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा। क्लियर है? मतलब एक के बाद एक नाम रख दिया हमने। अगर हमसे कोई पूछता है कि तृतीय उत्तेजन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, तृतीय में, तो हम बोलेंगे 1 से 4 तक जाएगा। यदि हमें प्रथम उत्तेजन ऊर्जा निकालना है तो क्या करेंगे? ई हायर माइनस ई लोअर, मतलब E2 माइनस E1। द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा निकालना है तो E3 माइनस E1। बच्चों अभी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, वो तीनों डेफिनेशन हमें केवल समझनी है। 3 डेफिनेशन कौन कौन सी है? सबसे पहले हमने पढ़ा आयनन ऊर्जा,
फिर हमने पढ़ा पृथक्करण ऊर्जा, फिर हमने पढ़ा उत्तेजन ऊर्जा। जल्दी से उसको वापस समझते हैं। समझने के लिए डायग्राम बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था से अगर अनंत पर जाए, ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे कोश से, तीसरे कोश से, चौथे कोश से या किसी भी उत्तेजित अवस्था से यदि अनंत तक जाए, आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी पृथक्करण ऊर्जा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उत्तेजित हो पहले से दूसरे पर, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, तो जो ऊर्जा अवशोषित होगी उसे हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? ये डायग्राम समरी है उन सब बातों की जो अभी हमने पढ़ा। अगर ये डायग्राम हमें समझ में आ गया तो उसके बाद तो केवल हमें ई हायर माइनस ई लोअर ही लगाना है। बच्चों क्वेश्चन आता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझ के आंसर देना। कि फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं कि अगर हमें द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा चाहिए, इसमें नहीं देखना है, अगर हमें द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना है? द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन 2 से अनंत पर जाए तो प्रथम पृथक्करण ऊर्जा, 3 से अनंत पर जाए तो क्या होगा? द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा। और वो ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? ई हायर माइनस ई लोअर से। अगर ये डायग्राम समझ में आ जाए, इसके अलावा अगर हमें ई हायर माइनस ई लोअर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हमें सब कुछ आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये बात ज्यादा हमें समझ में आएंगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि Li+2 की तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। Li+2 अगर है तो परमाणु क्रमांक हमें दिया हुआ है बच्चों यहां पर 3। तृतीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि आद्य अवस्था प्रथम कोश, उसके बाद में प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था और तृतीय उत्तेजित अवस्था। मतलब यहां पर कोश की संख्या क्या हो जाएगा? चौथा कोश हो जाएगा। मतलब हमारे पास में Z भी है और N भी है। बच्चों अगर क्वेश्चन में हमें Z भी मिल गया और N भी मिल गया तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी फॉर्मूला में 2 वेरिएबल आते हैं, Z और N। चलिए अगर फॉर्मूला हम रखें, ऊर्जा निकालना है तो ऊर्जा बराबर होता है -13.6 Z² अगर हम मान रखेंगे तो क्या आने वाला है? -13.6 Z का मान है 3² सिंपल सी बात है। तो -13.6 गुणा 9/16 यही सामने लिखा हुआ है, -13.6 गुणा 9/16। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये मान आने वाला है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट मैं कहूंगा कैलकुलेशन पर ध्यान ना दें, कंसेप्ट पर ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जनरली बच्चों को रहता है, वो कंफ्यूजन मैं अभी आपको दूर कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तृतीय उत्तेजित अवस्था, अवस्था का मतलब कोश है। अगर इसी क्वेश्चन में वो तृतीय उत्तेजन ऊर्जा पूछता, तृतीय उत्तेजन ऊर्जा, तो उत्तेजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। अगर वो उत्तेजन ऊर्जा पूछता, तृतीय उत्तेजन ऊर्जा पूछता, तो हम ये सोचते 1 से 2 मतलब प्रथम, 1 से 3 मतलब द्वितीय, 1 से 4 मतलब तृतीय उत्तेजन ऊर्जा। तो हम क्या करते? ई हायर माइनस ई लोअर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते। ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करेंगे। कंफ्यूजन जो रहता है वो लैंग्वेज में रहता है। लैंग्वेज क्या है? उत्तेजित अवस्था मतलब कोश। अगर वो उत्तेजन ऊर्जा पूछता का मतलब क्या होता? वहां पर ई हायर माइनस ई लोअर डिफरेंस की बात होती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वापस पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें दिया है, तो हमें कई सारी चीजों का मान निकालना है। N, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, त्रिज्या, वेग का मान ज्ञात करना है, इन सब का मान ज्ञात करना है। बट ये जो मान हमें दिया है, क्या ये मान हमें फैमिलियर सा लगता है क्या? क्या ये मान हमने कहीं देखा हुआ है क्या? बच्चों अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे पहले का आपको याद होना चाहिए। हमने याद किया था कि ये जो ऊर्जा है ये हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। चौथे कोश के कॉरस्पॉन्डिंग ऊर्जा है ये। इसका मतलब ये जो ऊर्जा है अगर चौथे कोश की है, मतलब हमें पता लग गया कि N का मान क्या होगा? 4। यानी कि डायरेक्टली इसको देखते ही हमें पता लगाना है कि ये चौथे कोश के लिए ऊर्जा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? 4।
अगर आपको याद ना भी आए तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? ऊर्जा का मान दिया है बराबर -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। Z का मान 1 है, तो यहां पर आप n का मान सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आपको ये मान याद होना चाहिए। मैंने एक डायग्राम आपको याद करने के लिए कहा था, समझ के उसमें कुछ डेटा याद करने के लिए कहा था, वो याद होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए, तो हमने n का मान तो निकाल लिया। दूसरा, हमें इस कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा निकालना है। कुल ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें एक रिलेशन याद आता है, और चलिए वो जो रिलेशन है हमने याद किया था कि कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा बटे 2। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्थितिज ऊर्जा बराबर आने वाला है 2 गुणा कुल ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 गुणा कुल ऊर्जा। सॉल्व करोगे आंसर आएगा -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है यहां पर गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि इसके बराबर में था माइनस गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का मान तो समान होता है, चिन्ह अलग अलग होता है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर पॉजिटिव में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमें यहां पर कोश की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 1। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 8.48 एंगस्ट्रॉम। बच्चों हमारे पास एग्जाम में हमेशा ऑप्शंस होते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 को हमें 0.5 से गुणा करना है, मतलब 16 का आधा करना है। तो 16 का आधा कितना होगा? 8, लगभग 8 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ऑप्शन आप टिक कर पाओगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट अप्रॉक्स में सॉल्व करें। जैसा कि अगले क्वेश्चन में भी होगा कि वेग निकालना है, तो 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। z का मान 1, n का मान 4। अब सॉल्व करना है, हमें तो ऑप्शन टिक करना है एग्जाम में। तो ये तो है लगभग 2, ये है 4, और 2/4 कितना होगा? 0.5। तो अप्रॉक्स में आंसर क्या आएगा? 0.5 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये काम आपको करना चाहिए एग्जाम में हमेशा। ये जो क्वेश्चन अभी हमने सामने लिखा है, ये केवल फॉर्मूले का रिकैप हमें प्रोवाइड करता है। इसमें जो कंसेप्ट है वो तो पहले वाले पार्ट में ही था। इस ऊर्जा को देखते ही हमें n का मान याद आना चाहिए, क्योंकि हमें वो डायग्राम याद करवाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हीलियम प्लस की आयनन ऊर्जा ज्ञात करें। हीलियम प्लस की आयनन ऊर्जा निकालना है। बच्चों जैसे ही आपको आयनन ऊर्जा क्वेश्चन में दिख जाए ना, सबसे पहले याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? पहले कोश से अनंत तक जाएगा। आयनन ऊर्जा निकालना है। फॉर्मूला हमने याद किया था कि आयनन ऊर्जा बराबर 13.6 गुणा Z स्क्वायर, क्योंकि हीलियम आयन है, Z का मान 2 होगा, 2 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हमने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। कैसे समझते हैं? देखिए, आयनन ऊर्जा का डेफिनेशन हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन 1 से अनंत पर जाएगा, 1 से अनंत पर जाएगा। तो वो गैप हम कैसे निकालेंगे? E हायर माइनस E लोअर, E अनंत माइनस E1। अनंत पर ऊर्जा हम जानते हैं कितनी होती है? 0। पहले कोश में ऊर्जा निकालना है, तो पहले कोश में ऊर्जा कैसे निकालेंगे? -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। Z का मान 2 है और n का मान 1 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा? 13.6 गुणा 4। सॉल्व करने पर आंसर आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको डेफिनेशन पता हो ना, तो आप बिना फॉर्मूला की भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और डेफिनेशन के बिना तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आयनन ऊर्जा जैसे ही आ जाए, इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 से अनंत पर, उसके बाद तो बस E हायर माइनस E लोअर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि किसी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति की आयनन ऊर्जा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। बच्चों लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए हमें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति की आयनन ऊर्जा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनन ऊर्जा हमें दे दिया गया है, और इस आयनन ऊर्जा की हेल्प से हमें प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालनी है। मतलब हमें यहां पर कुल ऊर्जा निकालनी है, टोटल ऊर्जा निकालनी है। कौन से कोश के लिए?
प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे कोश के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमें पता है कि टोटल एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है -13.6 Z²/n², एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला होता है -IE/n²। हमें कब पहले वाला फॉर्मूला याद आएगा, हमें कब दूसरा वाला फॉर्मूला याद आएगा, अगर क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक दिया हो पहला फॉर्मूला याद आएगा, अगर क्वेश्चन में आयनन ऊर्जा दिया हो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला याद आएगा। आ रही है बात समझ में? तो हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में आयनन ऊर्जा दिया है तो हमें इस दूसरे वाले फॉर्मूला की याद आनी चाहिए। अगर याद आएगी तो आयनन कुल ऊर्जा बराबर -IE/n²। आयनन ऊर्जा दिया है 40, n का मान है 2, सॉल्व करोगे आंसर आएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा एग्जाम में कुछ ना कुछ याद आना चाहिए, और याद कब आएगा, तब जब आप अभी से ही तैयारी करोगे। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिथियम +2 के लिए द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा ज्ञात करें। बच्चों सॉल्यूशन नहीं देखना है, केवल क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के कुछ सोचना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिथियम आयन है, लिथियम आयन मतलब परमाणु क्रमांक कितना है यहां पर 3। द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा कहां से कहां सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से अनंत पर जाए प्रथम पृथक्करण ऊर्जा, 3 से अनंत पर जाए द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा, मतलब पक्की बात है इलेक्ट्रॉन को हमें 3 से अनंत तक भेजना है। अगर 3 से अनंत तक भेजना है तो कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, E हायर माइनस E लोअर, मतलब E अनंत माइनस E3। हम जानते हैं कि अनंत पर ऊर्जा होती है 0। तीसरे कोश में ऊर्जा -13.6 Z²/n², Z का मान भी रख दिया, n का मान भी रख दिया, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन केवल तब हो पाएगा तब जब आपको पृथक्करण ऊर्जा की डेफिनेशन क्लियर होगी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीलियम आयन की तृतीय उत्तेजन ऊर्जा ज्ञात करें। जैसे ही हीलियम आयन मिला हमने कहा परमाणु क्रमांक होगा 2। इसके लिए हमें तृतीय उत्तेजन ऊर्जा निकालना है। तृतीय उत्तेजन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, भाई हम जानते हैं 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये होता है उत्तेजन ऊर्जा। 1 से 2 जाएगा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, 1 से 3 जाएगा दूसरी उत्तेजन ऊर्जा, 1 से 4 अगर जाएगा तो क्या होगा, तृतीय उत्तेजन ऊर्जा। मतलब पक्की बात है इलेक्ट्रॉन को हमें 1 से 4 तक भेजना है। तो कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, E हायर माइनस E लोअर। उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा, जस्ट अब तो वैल्यू पुट करनी है, -13.6 Z²/n²। यहां पर आ जाएगा -13.6 Z²/n²। जड़ का मान तो 2 पुट कर दिया, n का मान यहां पर 4, n का मान यहां पर 1। सॉल्व अगर करोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 13.6 गुणा 2² कॉमन आ रहा है, तो यहां पर पहले ब्रैकेट में कौन बचेगा, -1/4², मतलब -1/16। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अगर आप एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, और सॉल्व करोगे तो आएगा 15/6, मतलब ये ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगा 15/16 में। यदि इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने पर बेटा ये 4 से कैंसिल हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेट अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है इसका 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बट मैं कहूंगा कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, किसी प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, हमेशा हम करते क्या हैं, क्वेश्चन पढ़ के डेफिनेशन को समझते हैं, और डेफिनेशन समझ के हम ट्रांजिशन सोचते हैं, संक्रमण सोचते हैं कि कहां से कहां जाएगा, और जब हमें इसका आंसर मिल जाएगा फिर तो केवल हमें E हायर माइनस E लोअर को अप्लाई करना है। क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास कोई और मेथड भी है क्या? एक बार सोचिए, क्या इस क्वेश्चन को हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन इतना सा है कि हमें पहले कोश और चौथे कोश के मध्य ऊर्जा का अंतराल निकालना है। प्रथम कोश और चौथे कोश के मध्य ऊर्जा का अंतराल निकालना है। कौन सी स्पीशीज के लिए? हीलियम आयन के लिए।
शायद आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए यह गैप याद होगा। मैंने याद करने के लिए कहा था, आपको याद है या नहीं है पता नहीं, बाकी मैंने याद करने के लिए कहा था। प्रथम मैं एक बार याद दिलाता हूं। चलिए, हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। ये हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश। ये जो गैप था, अगर मैं ओवरऑल 1 से 4 तक के गैप की बात करता हूं तो ये आता है बच्चों 12.75। ऐसा हमने कुछ याद किया था, 12.75। अगर आपको याद हो, पहले और दूसरे के मध्य तो गैप था ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए। चलिए, पहले और दूसरे के मध्य गैप था 10.2, उसके बाद में 12.09, उसके बाद में आया था 12.75। तो ये जो मान है 12.75 होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो क्या इस मान को आप हीलियम आयन के लिए निकाल सकते हैं? हाँ, केवल Z² से गुणा करना है। बेटा इंपॉर्टेंस हर चीज का है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो ना तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। एक ट्रिक मैंने बताई थी, वो ये कि एनर्जी डिफरेंस किसी भी परमाणु के लिए बराबर हाइड्रोजन परमाणु का एनर्जी डिफरेंस गुणा Z²। इसका फील मैंने बताया था। फील ये था, अगर आप उस डायग्राम के सभी मान को Z² से गुणा कर दो तो किसी और स्पीशीज में वो मान कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए गैप होता है 12.75 गुणा हीलियम आयन के लिए Z का मान 2 है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो 2 मेथड है, दोनों ही मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। एक मेथड है जो कंसेप्चुअल है, जो कंसेप्ट बताएगा, और दूसरा मेथड है जो ट्रिक है एक तरह से, जो हमें बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचा देगी। मैं कहूंगा दोनों मेथड को साथ में लेके चलना, कभी भी कोई भी मेथड यूज हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति की द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। किसी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति की द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में सोचते हैं। द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा मतलब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 1 से 2, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा 1 से 3, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक जाएगा। और उसके लिए उसने इतना ऊर्जा को अवशोषित किया, 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित किया। तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, मतलब Z का मान निकालना है हमें। भाई सिंपल सी बात है, कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई? 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो ऊर्जा है ये किसके बराबर होगा? E हायर माइनस E लोअर, मतलब E3 माइनस E1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे। एक मेथड है अगेन कंसेप्चुअल, एक मेथड होगा ट्रिक। हम दोनों से सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट मेथड है कंसेप्चुअल, कि जो ऊर्जा का अंतराल होगा वो क्या होगा? E हायर माइनस E लोअर, और ऊर्जा का अंतराल हमें दिया है 1209 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E1 मतलब -13.6 Z² अपॉन 3 का स्क्वायर, -13.6, बिल्कुल यहां माइनस आएगा, -13.6 Z² अपॉन 1 का स्क्वायर। यदि आप इसमें से 13.6 Z² को कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पर -1/9, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये +1। सॉल्व करोगे ये आने वाला है 8/9। यदि आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12.09। करके देखना, ये आने वाला है 12.09, यानी कि Z² का मान आएगा 100, यानी कि Z का मान आएगा 10। मतलब ये जो स्पीशीज है, इस स्पीशीज का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 10। कैसे आया? फर्स्ट मेथड जो कंसेप्चुअल है, पहले हमने डेफिनेशन सोचा, उसके बाद में E हायर माइनस E लोअर अप्लाई किया, आंसर आ गया। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो ये कौन सी स्पीशीज है? हम जानते हैं कि नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 10। लेकिन क्या ये नियोन होगा, या नियोन पर 9 आवेश +9 आवेश लगाना पड़ेगा, +9 आवेश लगाना पड़ेगा, तभी तो वो क्या बनेगा? एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति बनेगा। सॉल्व करने का एक और मेथड है जो है ट्रिक, सेकेंड मेथड, कि डेल्टा EZ बराबर डेल्टा EH गुणा Z²। इसके लिए ऊर्जा का अंतराल दिया है 1209। हाइड्रोजन के लिए अंतराल हमने याद किया था कि भैया प्रथम कोश व तृतीय कोश में ऊर्जा का अंतराल होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अगर हमें ये याद हो तो बस यहां पर मान रखेंगे,
यहां से z निकालोगे, z² बराबर 100, z बराबर कितना हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि कितना जल्दी हम आंसर तक पहुंच गए अगर हमें ये कंसेप्ट पता हो, अगर ये डेटा हमें याद हो। तो ये याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं बच्चों, तो सजेशन है इसको याद कर ही लेना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार संक्रमण करता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार संक्रमण करता है कि उसकी गतिज ऊर्जा x से x/4 तक परिवर्तित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें। बच्चों यहां पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा x से x/4 तक परिवर्तित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक कोश से दूसरे कोश में गया, चाहे कहीं से भी कहीं पर गया, वो इलेक्ट्रॉन ने जब संक्रमण किया तो संक्रमण करने से पहले गतिज ऊर्जा थी x, बाद में हो गई x/4। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा x है, अंतिम गतिज ऊर्जा x/4 है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। बच्चों स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कब मिलेगा? जब अंतिम स्थितिज ऊर्जा भी आएगी और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा भी आएगी। मतलब इस गतिज ऊर्जा को पहले हमें स्थितिज ऊर्जा में बदलना होगा। क्या हमें स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा में रिलेशन याद है? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि भाई स्थितिज ऊर्जा बटे 2 बराबर होता है माइनस गतिज ऊर्जा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्थितिज ऊर्जा बराबर आएगा -2 गुणा गतिज ऊर्जा। अगर इस फॉर्मूला को मैं यूज करूं तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा x है, इसको -2 से गुणा कर दोगे तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितना आ जाएगा -2x। अंतिम गतिज ऊर्जा है x/4, इसको -2 से गुणा कर दिया तो हमें अंतिम स्थितिज ऊर्जा भी मिल गई, जो कितनी मिल गई -x/2। मतलब हमारे पास प्रारंभिक भी है, अंतिम भी है। अगर परिवर्तन निकालना है तो क्या करोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम है -x/2, प्रारंभिक है -2x। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -x/2 प्लस 2x। सॉल्व करने पर ही आंसर आने वाला है बच्चों 3x/2। 3x/2। तो ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल इजी है। जस्ट इसमें हमने ये किया कि पहले गतिज ऊर्जा को हमने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया और फिर परिवर्तन निकाल लिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिलने वाले हैं। यहां पर हमने बोर परमाणु मॉडल के क्वेश्चन को कंप्लीट किया और इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टॉपिक हमें शुरू करना है उसका नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द आई थिंक 9th-10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। जब आप 9th-10th क्लास में पढ़ते थे तो भी शायद आपने स्पेक्ट्रम का टच लिया था। वहां पर आपको शायद ये पढ़ाया गया होगा कि जब कोई स्रोत से विकिरण उत्सर्जित होती है और वो विकिरण प्रिज्म पर टकराती है तो प्रिज्म पर टकराने के बाद में वह विकिरण विभिन्न विकिरणों में विभाजित हो जाती है और उस विभाजित विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर जो चित्र होता है उसे ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं इस बात को बच्चों, अगर किसी स्रोत या बल्ब से अगर लाइट आई, उस लाइट को हमने अगर प्रिज्म पर आपतित किया, प्रिज्म पर आपतित करने के बाद वो प्रिज्म उस विकिरणों को विभिन्न विकिरणों में विभाजित कर देता है और उस विभाजित विकिरण का फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्र ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो मैंने अभी बातें बताई ये वो बातें हैं जो शायद 9th-10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इसी चीज को हमें बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत हाई लेवल तक पहुंचना है, बहुत बड़ा टॉपिक हमें पढ़ना है, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। चलिए जो सामने लिखा हुआ है उसे एक बार रीड करता हूं मैं। जब किसी स्रोत से उत्सर्जित विकिरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों में विक्षेपित हो जाती है। इन विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब यहां पर कोई बल्ब है या कोई स्रोत है या मान लो सन है, बल्ब से लाइट आई, लाइट जो है वह प्रिज्म पर टकराई, टकराने के बाद विभिन्न विकिरणों में विभाजित हो गई। विभाजित होने के बाद में अगर उसका हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्र लिया तो उसे हमने बोल दिया है स्पेक्ट्रम। जब आप स्पेक्ट्रम शब्द बोलते हैं तो शायद आपको रेनबो की याद आती होगी। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। आप जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं और वो जो 7 कलर्स हैं
वो जो 7 कलर्स हैं ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। मतलब सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? वॉयलेट, बैंगनी कलर का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड, मतलब लाल कलर का होता है। अगर हमने विभिन्न विकिरणों को उसके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, मतलब किसी भी क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया तो आप उस क्रम को स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। जैसे आपको अगर याद होगा तो मैंने इसी चैप्टर में शुरुआत में एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में 7 रेज को रखा गया था, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। वो जो सीक्वेंस था, वो जो क्रम था, वो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम था और उस क्रम को हमने बोला था विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। कहना यह चाहता हूं स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। तो अब ये क्रम मिलता कैसे है? ये क्रम कैसे मिलेगा भैया? वो विकिरणों का समूह आएगा, प्रिज्म पर आपतित होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्र मिलेगा, उसे ही हमने बोल दिया है स्पेक्ट्रम। चलिए, ये जो अभी हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलने का कारण यह है कि यहां पर स्रोत से उत्सर्जित विकिरण डायरेक्टली प्रिज्म पर टकराई। क्योंकि स्रोत से उत्सर्जित विकिरण डायरेक्टली प्रिज्म पर टकराई, इसलिए इस स्पेक्ट्रम का नाम है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, लेकिन इसका पूरा नाम है उत्सर्जन सतत स्पेक्ट्रम। सतत मतलब कंटिन्यूअस, क्योंकि ये 7 कलर्स कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं, एक के बाद एक अपीयर होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? उत्सर्जन सतत स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है ये सबसे सिंपल वाला स्पेक्ट्रम है, हमें इस वाले स्पेक्ट्रम से कोई खास मतलब नहीं है। मैं इस वाले सेटअप में एक चेंज करूंगा। चेंज क्या कर रहा हूं समझना। अब मैंने क्या किया कि वही सेम स्रोत लिया, वही प्रिज्म लिया और वही फोटोग्राफिक प्लेट भी लिया, लेकिन इन दोनों स्रोत और प्रिज्म के बीच में मैंने एक बॉक्स रख दिया और बॉक्स में हाइड्रोजन परमाणु भर दिए। हाइड्रोजन परमाणु एक नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं। इमेजिन कर लेना कि इस वाले सेटअप में और इससे पिछले वाले सेटअप में अंतर क्या है कि यार इस वाले सेटअप में हाइड्रोजन गैस का सैंपल रखा हुआ है। अब क्या होगा समझते हैं। अब यह होगा कि स्रोत से लाइट आएगी, स्रोत से विकिरणें आएगी और वो विकिरणें इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास होगी। इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास होने के बाद में प्रिज्म पर टकराएगी, प्रिज्म पर आपतित होने के बाद में विभाजित होकर के फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएगी, चित्र मिलेगा, अगेन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इससे पहले वाले स्पेक्ट्रम के जैसा होगा या कुछ अंतर आएगा, इसके बारे में हमें समझना है। क्लियर है? यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो पिछले वाले स्पेक्ट्रम से डिफरेंट है। कैसे समझते हैं? चलिए, इसका आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन में वापस आपसे पूछता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है। मुझे बताइए, स्रोत से विकिरणें आई, यहां से ये विकिरणें आई और विकिरणें इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास होकर के प्रिज्म पर टकराई। मुझे बताइए कि स्रोत से जो विकिरणें निकली, क्या सारी की सारी विकिरणें प्रिज्म तक जा पाएगी या कुछ विकिरणें बीच में रुक जाएंगी? भाई सिंपल सी बात है कि यार स्रोत से विकिरणें आई, वो विकिरणें इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल के थ्रू पास हो रही है, मतलब कुछ विकिरणों को हाइड्रोजन गैस का सैंपल अवशोषित कर लेगा। कुछ विकिरणों को अगर हाइड्रोजन गैस का सैंपल अवशोषित कर लेगा तो बची हुई विकिरणें ही प्रिज्म पर टकरा पाएंगी और उन बची हुई विकिरणों का ही स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। मतलब इस वाले केस में कुछ विकिरणों को बीच में अवशोषित कर लिया गया है। अगर बीच में अवशोषित कर लिया गया है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम का नाम अवशोषण स्पेक्ट्रम है। क्लियर है? इस वाले स्पेक्ट्रम का नाम अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों है? क्योंकि कुछ विकिरणों को बीच में अवशोषित कर लिया गया है और अगर अवशोषित कर लिया गया है तो कुछ ही विकिरणों का स्पेक्ट्रम मिल पा रहा है। कुछ ही विकिरणों का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? असतत होगा। हो सकता है कुछ कलर्स बीच में से गायब हो जाएं, हो सकता है कि कुछ विकिरणें बीच में से गायब हो जाए, मतलब वो कलर एक के बाद एक अपीयर नहीं होंगे, बीच में डार्क बैंड आएंगे, बीच में परछाई आएंगी, बीच में ब्लैक रीजन आएंगे। कहने का मतलब स्पेक्ट्रम का पूरा नाम क्या होगा? अवशोषण असतत स्पेक्ट्रम। चलिए, अब इसमें थोड़ा और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब स्रोत से विकिरण आई, कुछ विकिरणों को हाइड्रोजन गैस के सैंपल ने अवशोषित कर लिया।
सीधी सी बात है कि इस बॉक्स में हाइड्रोजन का एक परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणु हैं, और अगर बहुत सारे परमाणु हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अगर बहुत सारे परमाणु होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन वो सभी इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करते हैं? आद्यावस्था में, मतलब प्रथम कोश में। अगर इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा को अवशोषित किया तो बताइए क्या होगा? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो पहले आद्यावस्था में था, अगर ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वह उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। यहां एक परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में, कुछ इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में, कुछ इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के विभिन्न कोश में चला जाएगा। तो हुआ क्या ओवरऑल? हुआ ये कि यार स्रोत से विकिरणें आई, जो विकिरणें अवशोषित हो गई, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा दिया, बची हुई विकिरणों का स्पेक्ट्रम मिला। स्पेक्ट्रम का नाम है अवशोषण असतत स्पेक्ट्रम। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं एक काम और करूंगा यहां पर लास्ट, ये जो स्रोत है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब या स्रोत को मैं रिमूव करूंगा, हटा दूंगा, मतलब बल्ब को मैंने ऑफ कर दिया। बल्ब को हटाते ही अब सेटअप में कौन कौन बचा हुआ है? वापस वही बॉक्स है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके बाद में प्रिज्म है, उसके बाद में फोटोग्राफिक प्लेट है। अब सोचिए, जैसे ही मैं बल्ब को ऑफ करूंगा तो क्या होगा? बल्ब को मैंने बंद कर दिया, मतलब यहां से विकिरणें आना बंद हो गई, तो क्या होगा समझते हैं। देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन आद्यावस्था से उत्तेजित हो चुका था, मतलब वो किसी उत्तेजित अवस्था में है, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में, चौथे कोश में उपस्थित है। क्या वह उत्तेजित अवस्था में स्थायी होगा या अस्थायी होगा? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पहले कोश में रहना पसंद करता है। अगर वो उत्तेजित हो गया तो वो वहां स्थायी नहीं है, वो वापस कहां आना चाहेगा? आद्य अवस्था में आना चाहेगा। मतलब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस स्रोत को बंद कर दूंगा, हटा दूंगा, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया था वापस कहां आएगा? आद्य अवस्था में आएगा, मतलब वह वापस प्रथम कोश में आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम का नाम होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? इस बार अगर आप ध्यान दें तो इस बार इस बॉक्स को आप अवशोषक नहीं कह सकते, ये ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। बल्ब, भले यहां पर बल्ब नहीं था, लेकिन बल्ब का कार्य कौन कर रहा है? ये हाइड्रोजन गैस का सैंपल, क्योंकि उत्सर्जित ऊर्जा प्रिज्म पर टकराई। स्पेक्ट्रम का नाम कैसा होगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो ऊर्जा यहां पर अवशोषित हुई, वही की वही ऊर्जा यहां पर उत्सर्जित हुई, यहां पर कोई अवशोषक नहीं था। इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और आसानी से हम समझ पाएंगे कि पूरा नाम क्या होगा इसका? उत्सर्जन असतत स्पेक्ट्रम। ये सतत हो ही नहीं सकता, सतत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जो ऊर्जा यहां अवशोषित हुई, अरे वही ऊर्जा तो यहां पर उत्सर्जित होगी। क्लियर है बात? तो अभी हमने 3 केस लिए, 3 केस में से पहला केस था उत्सर्जन सतत स्पेक्ट्रम। यहां कोई हाइड्रोजन गैस को यूज नहीं किया, लेकिन हां, इन दोनों में हमने हाइड्रोजन गैस को यूज किया। और जब जब हमने हाइड्रोजन गैस को यूज किया तो जो स्पेक्ट्रम मिला वो कौन सा है? असतत स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है? असतत। चलिए, इन सभी चीजों से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है, लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम तो केवल सतत ही हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस ही हो सकता है। क्योंकि अगर कोई अवशोषक होगा, अगर अवशोषक होगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा तो अवशोषित होगी ही होगी। स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, वो सतत आ ही नहीं सकता। इस टॉपिक को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ाने पर इस स्पेक्ट्रम की जगह, अगली स्लाइड में मैं इस स्पेक्ट्रम की जगह बोल दूंगा इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं अगले नेक्स्ट इसके बाद में जो डिस्कशन में करूंगा, इस अगले डिस्कशन में मैं स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलने वाला हूं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बोलने वाला हूं? क्योंकि मैं केवल इन दोनों स्पेक्ट्रम का डिस्कशन करूंगा।
मैंने अभी आपको बताया ही नहीं कि यहां पर स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, किस तरह का होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। कई लोग सोचते हैं सर कौन से कलर गायब होंगे, कौन कौन से कलर आएंगे। अरे उसकी टेंशन मत लो, हमें इन्हीं का तो डिस्कशन करना है। यानी कि हमें अगले टॉपिक में केवल जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है वो कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। क्लियर है? मतलब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हाइड्रोजन का जो है उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है।